वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त नितिन गोयल और आपके साथ हूं और बहुत खुशी से बताता हूं कि आज मैं बहुत खुश होता हूं जब आपके कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे और मुझसे हमेशा क्वेरी पूछते रहते हो आप कि हाँ ये इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। और ये एक एश्योरेंस होता है मेरे लिए कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसका फल मुझे साथ साथ मिल रहा है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले ही, क्योंकि अब हम शुरुआत से सिलेबस कर रहे हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, चैनल आपका है, कि इसका सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। कारण क्या होता है कि जब मैं सीक्वेंस में चैप्टर डालूंगा, सारे के सारे चैप्टर, लेसन 1 डाल चुका, पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस किया, फिर लेसन 1 किया, अब लेसन 2 कर रहा हूँ, फिर लेसन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 8 से 9 लेक्चर्स पूरे चैप्टर्स हैं पूरे। मतलब अगले आने वाले 2 से 3 महीने में सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलना चाहिए ताकि आप भी पढ़ सको और अपने आगे दोस्तों को भी पढ़ा सको। ठीक है, तो ये हो गया एक रिक्वेस्ट। अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग। आपको याद होगा मैंने आपसे थ्योरी बेस में बात की थी कि हमारे पास कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। तो जाहिर सी बात है, अगर पहला कंपोनेंट ही मटेरियल है तो उसके बारे में तो पूरी कॉस्टिंग होगी ही होगी। अब मटेरियल भी 3 फॉर्म में होता है हमारे पास, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश गुड्स। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस कच्चा पक्का माल, और एक होता है फिनिश गुड्स। इन 3 स्टेज में हमारे पास मटेरियल पड़ा होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की अगर बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल के बारे में, तो किसी भी कंपनी में मटेरियल का कंट्रोल कहाँ कहाँ पे होता है, इसके सिर्फ नाम बताता हूँ। सबसे पहला, मटेरियल को परचेज करते टाइम, कि जब मटेरियल को आप परचेज कर रहे हो तो कितने का होना चाहिए, कितना परचेज करना है, कितना नहीं करना। जब परचेज किया तो उसके बाद उसको रिसीव करते टाइम उसके ऊपर कंट्रोल रिक्वायर्ड है कि आपने सामान जब लिया तो उसको प्रॉपरली चेक किया कि दैट वाज एज पर ऑर्डर और नॉट। फिर उसका इंस्पेक्शन होगा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, दोबारा लिख देता हूं। उसका इंस्पेक्शन होगा, फिर स्टोरेज, देन इश्यू। ये जो इशू पार्ट है इसको मैं स्टार लगाता हूं क्योंकि ये हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, एंड देन स्टॉक का ऑडिट। ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक, कि क्या स्टॉक हमारे पास सही है या पूरा है या नहीं है। ये जो इशू की बात होती है दोस्तों, मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी कि इशू सिर्फ फैक्ट्री के लिए होता है, मतलब स्टोर से फैक्ट्री में। यहां हम बेचने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल कितना था जो हमें बनाने के लिए भेजना है फैक्ट्री में, तो उसको इशू करते हैं हम। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ मटेरियल, जहां पे हमने कहा कि मटेरियल को कंट्रोल कैसे करेंगे हम किसी भी कंपनी में। ये थोड़ा थ्योरी वर्जन ले लो और साथ में इसके बारे में बुक में से पढ़ोगे। मार्केट में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं जो डाउनलोड कर लेके बोलता हूँ मैं, उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास है नहीं, मतलब आई डोंट लाइक इट पर्सनली, बहुत अच्छी बुक्स नहीं है वो तो एक टाइम पास कर रखा है। तो बेटर क्या है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसको पढ़ाने के बाद आप मार्केट से सैम्पल पेपर ले लो और सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो, थ्योरी के भी प्रैक्टिकल के भी। आई एश्योर यू आपके 100 में से 80+ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सेकंड बात की, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल के अंदर लेवल सेटिंग। आज मैं आपके साथ आपके चलूंगा किचन के अंदर, आपके घर की किचन जो आपकी मम्मी संभालती है। हमारे घरों में आपने देखा होगा कि आपने राशन देखा होगा, घर में राशन रहता है, चावल, दाल, आटा, नमक, चीनी। कभी सोच के देखो कि क्या कभी ऐसा हुआ है, कि बहुत रेयरली हुआ होगा लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है एवरेज कि आपके घर में इसका स्टॉक खत्म हो गया हो? इसका स्टॉक खत्म नहीं होता। तो क्या इतना है कि अपार है? वो भी नहीं है, जगह कहाँ से लाओगे इतनी? इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा है जो इंसान जो प्लानिंग ऐसी करता है कि इसका लेवल कभी ख़त्म ना हो। वो है आपकी मदर।
वो हमें सिखाते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर एक लेवल सेटिंग का कॉन्सेप्ट। लेवल सेटिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी में दो तरह के लेवल होते हैं मेन। तो एक होता है मैक्सिमम लेवल और एक होता है मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में एक मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल का हम डिसाइड करते हैं कि इससे ऊपर नहीं रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो वेस्ट होना शुरू हो जाए या मिसमैनेज होना शुरू हो जाए। अब इसके कारण हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि प्राइस हो, अवेलेबिलिटी ना हो, दूसरा सप्लाई मार्केट से लिमिटेड आ रही हो, तीसरा हमारे पास जगह ही नहीं है रखने की। एक स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, अब स्टोरेज की मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर जाओगे नहीं आप। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि एक मिनिमम लेवल भी रखना जरूरी है स्टॉक का। इससे कम नहीं होना चाहिए स्टॉक। अगर घर में इससे कम चीनी, इससे कम दाल, इससे कम आटा वगैरह है तो कहीं ना कहीं खतरा होता है, ये अचानक कोई गेस्ट आ गया तो क्या करोगे आप। लेकिन अगर स्टॉक का लेवल इससे भी नीचे चला गया तो इसको हम बोलते हैं डेंजर लेवल। ये तो खतरा हो गया, मतलब इस समय आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं हम, ना हमारे पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है, ना सप्लाई कर सकते हैं, ना किसी का ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि सामान ही नहीं है बनाने के लिए, तो सामान का ऑर्डर कैसे लेंगे हम। अब होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी घर में सोचते हैं, चलो ये जो मैक्सिमम लेवल होता है, जब हम मटेरियल को यूज करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 ये लेवल कम होता चला जाता है। आई रिपीट, ये लेवल कम होता चला जाता है। अब ये तो नीचे आएगा, ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और ये मिनिमम लेवल पे आ जाएगा और वहां से बाद वो डेंजर लेवल चले जाएगा। तो हमारे घर में जैसे हमारी मदर करते हैं काम, वो क्या करते हैं, वो हमें सिखाते क्या है कि जैसे ही हमारा स्टॉक कम होना शुरू होता है किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन जब वो स्टॉक ऑडिट करती हैं, स्टॉक चेक करती हैं, तो वो घर में आपको या फादर को या किसी को भी ऑर्डर दे देती है कि जाओ ये सामान ले आना जब भी मार्केट जाओगे आजकल में। ये नहीं बोलते अभी लेकर आओ, इमरजेंसी नहीं क्रिएट कर रही, दे आर नॉट क्रिएटिंग इमरजेंसी, दे आर सेइंग कि आजकल में जब भी मार्केट जाओगे तो ये लेके आना। तो शी कीप्स इन माइंड कि हाँ मुझे कहाँ पे आके एक रीऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं हम रीऑर्डर लेवल, ये ऐसा लेवल होगा जहां पे आके मुझे फिर से ऑर्डर करना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैक्सिमम था 500, मिनिमम है 100, तो मैंने ऑर्डर सेट किया कहीं ना कहीं 250 के पास कि 250 पे आके मैंने रीऑर्डर कर दिया कि भैया जाके इससे मैं दोबारा से ऑर्डर ले आना। कितना लाना है वो डिपेंड करेगा, मेरे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे कि जब तक ये लेवल नीचे पहुंचेगा तब तक ये ऑर्डर आ जाएगा और ये फिर से मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। ये कैलकुलेशंस घरों से ही सीखी जाती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट सारा घरों से निकला है, किचन में से निकला है आपकी, ठीक है। तो आपने क्या किया, अगर यहाँ पे ऑर्डर टाइम पे नहीं किया तो ये टाइम पे नहीं आएगा और हम डेंजर लेवल पे आ जाएंगे। दिस इज द थियोरेटिकल कंसेप्ट। अब इन चारों के लिए, तीनों चारों के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं उन फॉर्मूलाज की, फिर करेंगे 1-2 क्वेश्चंस, फिर बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम लेवल की। ये फॉर्मूला अभी तो मैं आपको सामने लिख रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसको आपको क्वेश्चन में मिलेगा नहीं कभी भी, आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। उसका तरीका बताऊंगा अभी मैं आपको। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। ये देखो मैक्सिमम लेवल जो है इस रीऑर्डर लेवल के ऊपर है या नीचे है, ये ऊपर है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी की होगी यहां पे मिलेगी जो हमको, रीऑर्डर क्वांटिटी, कि रीऑर्डर लेवल पे जो क्वांटिटी ऑर्डर की जाएगी उसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों तो प्लस हो गया, अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये तो स्टॉक ऊपर भाग जाएगा, नहीं हो सकता वो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे,
जो हमारी मिनिमम टू मिनिमम कंजम्पशन होती है पर डे पर वीक, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम इसमें से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर टाइम। किसी भी ऑर्डर को करने के बाद उसको आने के लिए हमारे पास पहुंचने में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम लगता है, 2 to 4 वीक्स। तो मिनिमम कितना हो गया 2, मैक्सिमम कितना हो गया 4। तो हमने कहा मिनिमम टाइम कितना लगेगा, कि कम से कम कितना कंज्यूम होगा और कम से कम कितना टाइम लगेगा उसको आने के लिए। तो ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें से और इस दोनों में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम लेवल। सेकेंड लेवल जो हमको डिस्कस करना है दैट इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अब मिनिमम लेवल देखो, ये रीऑर्डर लेवल के नीचे है या ऊपर है? ये नीचे है, तो रीऑर्डर लेवल ज्यादा होगा हमेशा, तो हम उसमें से माइनस करेंगे। अब रीऑर्डर लेवल माइनस, आपने क्या करना है इसमें एवरेज याद रखना है, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज टाइम पीरियड। और हम लोग बहुत समझदार हैं, एवरेज निकालने में एक्सपर्ट है हम। अगर हमने कहा कि 2 कम से कम 4 ज़्यादा से ज़्यादा है तो 2 to 4 वीक है ना, तो एवरेज कितना हो गया 2 + 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 आइटम है सिर्फ, तो एवरेज कितना हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन में हम क्लियरली समझेंगे। तीसरा लेवल हमें जो सीखना है दैट इज रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जाएगा? रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए तरीका क्या होता है? हम बात करते हैं मैक्सिमम की, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंजम्पशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हमारा टाइम लगता है। तो उसका सिंपल सा फंडा है, इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक या पर डे, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब ये है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ 3 डिफरेंट लेवल्स। डेंजर लेवल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, डेंजर लेवल पे फॉर्मूला नहीं, डेंजर लेवल एक फीलिंग टाइप होता है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया तो हम क्या करें। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं सामने और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपके बीकॉम के एग्जाम पेपर से लिया गया है, तो आप ये मत सोचना कि मैं कहीं से बना रहा हूं, सैंपल पेपर में मिल जाएगा आपको। किसी क्वेश्चन में गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट्स, रीऑर्डर पीरियड मतलब टाइम लैग बिटवीन गेटिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर 4 से 6 वीक्स, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते लगते हैं उसको आने में। मैक्सिमम कंजम्पशन 1 हफ्ते में 400 यूनिट्स, नॉर्मल मीन्स एवरेज 300 यूनिट्स एंड मिनिमम कंजम्पशन इज 250 यूनिट्स। तो आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट ऑल द लेवल्स 1 2 3 एंड ऑल्सो मतलब ऑल प्लस एवरेज लेवल। ये दोनों 3 और चौथा भी निकालना है एवरेज लेवल। एवरेज कैसे निकालते हैं? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम लेवल निकाल लोगे, मैक्सिमम निकाल लोगे, दोनों को डिवाइडेड करके डिवाइड बाय प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम एवरेज लेवल। अभी कैसे निकालते हैं? हमने कहा पहला पार्ट मैक्सिमम कंजम्पशन, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम लेवल। अब फिर से याद कराता हूं, मैक्सिमम के लिए मिनिमम, मिनिमम के लिए एवरेज और रीऑर्डर के लिए मैक्सिमम। ये याद रखना 3 चीजें दिमाग में। मैक्सिमम के लिए मिनिमम क्या माइनस करना है, मिनिमम के लिए एवरेज क्या माइनस करना है, और रीऑर्डर के लिए मैक्सिमम। सिर्फ मैक्सिमम पे गेम होगा। तो पहले बात करते हैं हम रीऑर्डर लेवल। ये हमें पहले चाहिए, बिना रीऑर्डर लेवल के हम मैक्सिमम या मिनिमम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रीऑर्डर लेवल।
मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 400 यूनिट, और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा 6 हफ्ते। तो आपका आंसर कितना हो गया 2400 यूनिट। सिंपल। अब इस 2400 यूनिट को रख देंगे यहां पे उठा के हम 2400 प्लस और यहां माइनस प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन है 1500 यूनिट, तो ये हमने रख दी यहां पे 1500 यूनिट। तो ये तो होंगे प्लस, और माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 250 मल्टीप्लाई रीऑर्डर टाइम मिनिमम 4 मतलब 1000। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3900 माइनस 1000, तो ये हो गया मेरे पास 2900 यूनिट्स। दैट इज ओवर मैक्सिमम रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल के लिए 2400 तो आ गया, रीऑर्डर लेवल निकाल चुके, माइनस एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलेगी, नॉर्मल हमें गिवन ही है, नहीं भी गिवन हो तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे गिवन है हमें 300 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम कैसे निकलेगा 4 और 6 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5 1500। तो 2400 माइनस 1500 ये आ गया मेरे पास 900 यूनिट्स। तो अब अगर मुझे निकालना है एवरेज लेवल, तो एवरेज लेवल कैसे निकलेगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। $1900 यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा पार्ट होता है मैक्सिमम मिनिमम लेवल पे, और देखो अमूमन क्वेश्चन इस पे आते ही आते हैं। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में क्या होता है, चॉइसेस में आते हैं क्वेश्चन और ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए बी और पार्ट ए बी पार्ट ए बी सी भी आता है कभी कभी। उसमें क्या क्वेश्चन थ्योरी भी होगा प्रैक्टिकल भी होगा। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस बुक। ठीक है, तो ये क्या सीखा हमने, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। अब आगे जो कहानी हमने शुरू करनी है दैट इज अबाउट EOQ, जिसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार इसको देख लो, मैं शुरू करता हूं। फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपका इतना चैनल है, रिवाइंड करके देखो, 2 बार देखो 3 बार देखो, ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लो एंड समझ जाओ, एंड देन वी स्टार्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोस्तों बात करते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग को तोड़ के देखते हैं। द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड विच इज इकोनॉमिकल, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी पड़ेगी हर बार जो कि हमारी इकोनॉमिकल पड़े। हर बार एक ही आइटम लेने मार्केट जाओगे, एक बार जाओगे, फिर जाओगे, इट कैन बिकम एक्सपेंसिव इन द ऑर्डर प्लेसिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के हिसाब से एक लॉट बनाना पड़ेगा कि हर बार एक ऑर्डर में कितना हम सामान मंगाएंगे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉलिंग कॉस्ट, लाने की कॉस्ट, हर चीज़ें और रखने की कॉस्ट सब मिला मिलू के वो इकोनॉमिकल पड़ जाए। इकोनॉमिकल विथ रिस्पेक्ट टू कि क्वालिटी सफ़र ना करे और क्वांटिटी इनसफिशिएंट ना हो जाए। आई रिपीट, क्वालिटी सफ़र ना करे और क्वांटिटी इनसफिशिएंट ना रह जाए, कि कम ना आए, सामान भी पूरा है और क्वालिटी ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना होता है। वो फॉर्मूला क्या होगा, EOQ इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडरस्कोर 2 उत्तर प्रदेश के शेर, याद रहेगा 2 UP अपॉन S। ठीक है, क्या मतलब बोलते हैं इसको, मैं यूपी से नहीं हूँ, याद रखना, कैसा मैं सोचना कि मैं अपने लिए बढ़ावा कर रहा हूँ, मैं इंडिया से हूँ, सिर्फ मैं यूपी या दिल्ली या बिहार वगैरह कहीं से नहीं, मैं इंडिया से हूँ। अब इसमें क्या कहते हैं, यूपी का मतलब यू क्या है, यू इज कॉल्ड एनुअल यूसेज, या बुक में लिखा होगा कंजम्पशन, कि पूरे साल भर की कंजम्पशन कितनी है।
पी का मतलब होता है ऑर्डर, इसको इजी लिखता हूं मैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर। पी मतलब प्लेसमेंट और प्लेसमेंट कॉस्ट, प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट। एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपको प्लेस करने में फोन भी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, मटेरियल चेक करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वो सारे खर्चे उसके ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट हैं। और एस होता है हमारा स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। याद रखना कि एक को रखने में कितना खर्चा है, तो 100 को रखने में कितना खर्चा होगा, 1000 को रखने में खर्चा कितना होगा, तो आपको एक का खर्चा निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक पे निकलता है कि एक क्या चल रहा है, एक पे एक बार में कितना खर्चा, एक के ऊपर कितना खर्चा, एक बार में कितना प्रोडक्ट मंगाया जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूं सिंपल सा, आपके एग्जाम में ही आया हुआ है कभी। यूसेज गिवन है क्वेश्चन में 3200 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट गिवन है, मतलब एक की यूनिट की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 6 रुपए गिवन है क्वेश्चन में। स्टोरेज कॉस्ट इज 25% पर एनम। ये याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि ये जो परसेंटेज निकालनी है आपको, ये हमेशा आपको यूनिट कॉस्ट पे निकालनी है। ये इसलिए एरो बना रहा हूं ताकि आपको भूले नहीं हमेशा के लिए कि 25% पर एनम किसका निकालूंगा, इस 6 रुपए का निकालूंगा जो यूनिट कॉस्ट है। और प्लेसमेंट ऑर्डर कॉस्ट दैट इज प्लेसिंग कॉस्ट इज 150 रुपीज। तो आपने करना क्या होता है इस फॉर्मूले के लिए, मैं एक बार कैलकुलेटर ले आता हूं। आपने इस फॉर्मूले में इस सिर्फ आइटम्स को डालना है। कैसे डालना है, EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एनुअल यूसेज कितनी है 3200 मल्टीप्लाई प्लेसिंग कॉस्ट कितनी है 150। ये अंडर रूट का साइन हमें मालूम है क्या होता है, डिवाइडेड बाय 6 रुपीज की कॉस्ट है उसका 25%। ये आप इसमें निकालेंगे और वैल्यू निकालते हैं, तो निकालते हैं 3200 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 150, 25 150 1.5 इक्वल्स टू, ये आ गया 9,60,000। मैं जान के टुकड़े पूरे कर रहा हूँ, वैसे कैलकुलेटर में फास्ट कर लोगे आप। इसका आ जाएगा 1.5, तो डिवाइडेड बाय 1.5 6,40,000, और इसका कर देते हैं आप अंडर रूट। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8,000। कोई गड़बड़ हो गई है। 800 यूनिट्स मेरे पास जो आ गया वो आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हर बार अगर मैं सिर्फ एक ऑर्डर में 800 यूनिट का ऑर्डर करूंगा तो दैट विल बिकम फॉर मी इकोनॉमिकल, मतलब ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, और क्वालिटी सफ़र नहीं करेगी, और एक बार में मैं 800 यूनिट निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चंस कभी कभी आता है कि अब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैं प्लेस करूंगा, एक साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होंगे मुझे, तो उसका फॉर्मूला क्लियर है। आपको मालूम है एक यूनिट एक बार में कितना मंगाएंगे 800, टोटल कितना मंगाना है 3200, तो आप क्या करेंगे यूसेज अपॉन EOQ 3200 डिवाइडेड बाय 800, तो आपको साल में 4 ऑर्डर करने हैं। दिस इज अबाउट इनकमिंग ऑफ मटेरियल, जहां पे हम मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इन फॉर्मूलाज को, इन अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में रख के सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं डिस्कस इसके बारे में ही करूंगा, लेसन 2 कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे
आउटफ्लो, जिसके अंदर बात करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगले वीडियो किस चीज़ की आने वाली है। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को आपको थ्योरी वाइज तैयार करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए इसको पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। दिस इज नितिन गोयल एंड आई टेक अ लीव फॉर यू टुडे विद अ रिक्वेस्ट अगेन, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जितना हो सके शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतने लिए अपने लिए दुआएं इकट्ठी करोगे। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके साथ। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।